तो हम बात करेंगे टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस की। ठीक है, टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस की बात करेंगे। हमारा जो सीरीज चल रहा है इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं, हम पूरे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, है ना। उसमें भी हम दिखने वाले हैं टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चंस को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विद रेफरेंस टू पब्लिक फाइनेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, हमको बताना है किसके बारे में? पब्लिक फाइनेंस के बारे में। फर्स्ट है ऑल रिवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट बाय वेज ऑफ टैक्सेशन वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सेप्ट द लोन्स रेज्ड थ्रू ट्रेजरी बिल्स आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई कि जितने भी टैक्सेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं? क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, सारे के सारे कहाँ पे जाते हैं? सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। ऑल्सो जो लोन्स जो कि रेज होते हैं थ्रू ट्रेजरी बिल्स, है ना, जो लोन्स जो कि रेज होते हैं थ्रू जो पब्लिक नोटिफिकेशंस हैं, उन सब वो सब भी कहाँ पे जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। ये एक्सेप्ट बोल रहा है, सो इट इज इनकरेक्ट यार। जितने भी रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं सारे के सारे कहाँ पे जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज द लोन्स रेज थ्रू ट्रेजरी बिल्स। सेकेंड है receipts from treasury bills are included in the public account of India as treasury bills are short term instruments। जो receipts होते हैं वो हमारे पास है ना, जो ट्रेजरी बिल्स जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाता है, बिल्कुल गलत बात है। मतलब ये बोल रहा है कि पब्लिक अकाउंट बोल रहा है, भाई गलत बात है। अभी हमने देखा कि जो ट्रेजरी बिल्स के थ्रू जो रिसीप्ट है वो कहाँ पे जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाता है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा भाई। तो हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे? इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इनकरेक्ट यहाँ पे दोनों है, आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2 इज इनकरेक्ट। तो जो हमारे पास टैक्सेस हैं दोनों के दोनों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्लस जो लोन्स हैं, है ना, जो कि लोन्स दैट इज रेज्ड बाय ट्रेजरी बिल्स, वो सारे के सारे कहाँ पे जाते हैं? दिस ऑल गोज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आउटकम बजट। हमको बात करनी है आउटकम बजट की। एंड आउटकम बजट का कौन सा फीचर नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, आउटकम बजट जो है ना भाई, आउटकम बजट मेक्स गवर्नमेंट प्रोग्राम मोर आउटले ओरिएंटेड। नो, जो आउटकम बजट होता है ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, नॉट आउटले ओरिएंटेड। इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड, है ना। इन विच आउटकम द प्रोग्राम आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रूपी। नो, इट इज नॉट आउटकम। यहाँ पे ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है भाई। ठीक है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बट बाकी सब फीचर भी देख लेते हैं। बाकी सब फीचर जो है आउटकम बजट का इंपॉर्टेंट फीचर है ना। आउटकम बजट जो होता है हमको बेटर सर्विस डिलीवरी में हेल्प करता है, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है ना, प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में हेल्प करता है ना, उसके इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सो ये सब चीज़ें हमारे पास आउटले और आउटकम बजट के फीचर होती हैं। ठीक है, it indicate the actual physical performance in the previous year, current year and target performance during the next year। बिल्कुल सही बात है। पिछले साल, इस साल और नेक्स्ट साल के परफॉर्मेंस को ना ये एवेलुएट करने में हेल्प करता है। एंड इट इज़ अ प्रोग्रेस कार्ड ऑन विच वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट हैव डन विद द आउटले इन द प्रीवियस एनुअल बजट। बिल्कुल सही बात है। जो आउटकम बजट है, प्रोग्रेस कार्ड के बारे में भी एक तरह से आइडिया देता है हमको। बी क्या है? आउटकम बजटिंग वॉज द फर्स्ट, आउटकम बजट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2005-06। पहली बार 2005-06 में इंट्रोड्यूस किया गया था क्या? नो, इसको 2005, हाँ बिल्कुल सही बात, 2005-06 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सिंस देन एवरी मिनिस्ट्री हैंडलिंग अ सेक्टर प्रेजेंट अ प्रिलिमिनरी आउटकम बजट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये भी सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में द सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स अराइजेस। जो एसटीटी है, जो सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स है, वो कब अराइज करता है, ये हमसे पूछा गया है। देखो भाई, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको कभी सुने नहीं रहेंगे। सुने होंगे तो आप इसको इग्नोर मारोगे टेस्ट सीरीज में, बोलोगे कि कहीं आता नहीं है, बट जब आ जाएगा ना तो समझ आएगा। सो ये सब क्वेश्चन को पहले से बना लेना चाहिए। सो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अराइजेस। जो एसटीटी है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, वो कब आता है? प्रॉफिट आर मेड ऑन सर्टेन सिक्योरिटी। जब किसी प्रॉफिट पे, किसी भी सिक्योरिटी पे जब प्रॉफिट मिलता है तो यहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं आता, यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स आता है। ओके, कंपनी पे डिविडेंड टू दी ओनर। जब कोई भी कंपनी किसी भी डिविडेंड, है ना, किसी भी ओनर को डिविडेंड देती है तो उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आता है, नॉट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आता है। सिक्योरिटीज परचेस्ड और सोल्ड। बिल्कुल सही बात है। जब किसी भी एक सिक्योरिटी को परचेस किया जाता है फिर सोल्ड किया जाता है तो वहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अराइज कब होता है? ओनली
3 के समय, मतलब जब सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, जब खरीदा जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेवी कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रेवेन्यू इज करेक्ट। ठीक है, लेविंग कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रेवेन्यू इज करेक्ट। ठीक है, द यूनियन लेवीज कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू बिटवीन इटसेल्फ एंड द स्टेट। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ना, यूनियन लेवी नहीं करता भाई, इट इज स्टेट दैट लेवीज कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट लैंड टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू। यूनियन लेवीज द स्टेट, union levies and state collect it on behalf of the union and all the proceeds of land revenue are distributed among the states। देखो भाई, जो लैंड टैक्स है इट इज़ लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट। ठीक है, याद रखना, इट इज़ लैंड टैक्स और लैंड रेवेन्यू दिस लैंड रेवेन्यू टैक्सेस it is levied and collected by the state। the union levies and the state collect it, no, उसको दोनों लेवी और कलेक्ट दोनों स्टेट ही करता है यार। the union levies and collect the land revenue tax but all the proceedings are distributed among the state, गलत है। the state levy collect and retain the proceeds of land revenue tax with themselves, बिल्कुल सही बात, जितना बड़ा एरिया है उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, उतना पैसा अपने पास स्टेट रखेगा, किसी और को देता नहीं है। सो दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल डेट, इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इंटरनल डेट के, ये हमसे पूछा गया है। ओके, सो सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग फंड्स, जो स्मॉल सेविंग फंड के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं, है ना, क्या वो हमारे पास इंटरनल डेट के अंदर आता है भाई? बिल्कुल सही बात है, जो स्मॉल सेविंग फंड के अंदर जो सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर इशू किए जाते हैं स्पेशल सिक्योरिटीज़, है ना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं, है ना, वो हमारे पास क्या होते हैं भाई, है ना, विच आर पार्ट ऑफ द इंटरनल डेट। एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड स्कीम, बिल्कुल सही बात है, एमएसएस तो हमने बोला ही कि ये देखो किसके पार्ट है, इंटरनल डेट के पार्ट हैं यार। एंड सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग फंड, मतलब एक तरह से लोन्स हैं डेट इज रेस्ड फ्रॉम द ओपन मार्केट एंड दिस आर पार्ट ऑफ द इंटरनल डेट। सिक्योरिटीज इशूड एट द इंटरनेशनल लेवल, जो सिक्योरिटीज इंटरनेशनल लेवल पे इशू किए जाते हैं वो भी हमारे पास किसके पार्ट है भाई, इंटरनल डेट के पार्ट हैं। जैसे कि हम बात करें तो जो हमारे पास नॉन नेगोशिएबल नॉन इंटरेस्ट बियरिंग जो रूपी सिक्योरिटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इशू किए जाते हैं, लाइक IMF हो गया, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो वो भी हमारे पास इंटरनल डेट का पार्ट है भाई। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा, मतलब करेक्ट नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि इंटरनल डेट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो सब ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं भाई, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग, ग्रांट और एक्सपेंडिचर यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट आर कैलकुलेटेड अंडर विच ऑफ द गिवन हेड्स। ठीक है, जो ग्रांट या फिर एक्सपेंडिचर जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट्स, वो किसके अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं? क्या वो रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं? नो, बिकॉज समझना, एसेट के साथ कोई भी चीज़ें यहाँ पे रिलेटेड है तो वो हमारे पास क्या होगी रेवेन्यू में, क्योंकि नाइदर क्रिएशन ऑफ एसेट होता है, नाइदर वहाँ पे नाइदर वहाँ पे क्या होता है, क्रिएशन ऑफ एसेट होता है, नॉर रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज़ होता है। सो एसेट की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे समझना कैपिटल वाली चीज़ें की बात होगी, तो कैपिटल तो होगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, याद रखना, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में भी एक प्रकार से क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है यहाँ पे, इट इज कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग सच ग्रांट विच आर यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट्स, है ना, उन ग्रांट्स को यहाँ पे हटा के कैलकुलेट किया जाता है, नाम में आ गया ना इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्रांट्स जो कि यूज़ किए जाते हैं इसमें। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल है बट हाँ इंपॉर्टेंट है भाई कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें हमारे पास क्रिएशन ऑफ एसेट नहीं होता,
बट जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है उसके अंदर हमारे पास क्रिएशन ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिसिट फोकस ओनली ऑन द प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस, है ना। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सिर्फ आज के जो फिजिकल के इम्बैलेंस है उस पर फोकस करता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो फिजिकल डेफिसिट है ना, फिजिकल डेफिसिट जो है ना, वो प्रीवियस जो एक्यूमुलेटेड डेट है, पहले जो आपने उधारी लिया है उसका भी एक तरह से इंटरेस्ट को यहाँ पे कैलकुलेट करता है फिजिकल डेफिसिट। ओके, बिकॉज फिजिकल डेफिसिट क्या होता है यार, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स माइनस, ओके, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स, ये हो गया फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट के अंदर तो बोरोइंग्स आते हैं तो ये प्रीवियस हो जाएगा। रिवेन्यू डेफिसिट भी हमारे पास क्या होता है भाई, रिवेन्यू डेफिसिट भी हमारे पास क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स, है ना। सो इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट के अंदर जो मेजर पार्ट है, इट गोज टू द पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशंस, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड टैक्सेस, जो पहले आपने जो कर्ज लिए हैं उस पर भी एक तरह से इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है, तो ये भी प्रीवियसली जो एक्यूमुलेटेड डेट है उस पर बात कर रहा है। रिवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रिवेन्यू रिसीप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स। ठीक है, और इसमें भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, पैसा जो है वो पेंशन के पेमेंट्स के लिए, पेंशन के पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, है ना। जो प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड डेट है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट जाता है भाई, तो उसमें तो ये बात कर रहा है। बट जो प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, नेट इंटरेस्ट जो फिजिकल प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस को देखने के लिए, बिकॉज भाई पिछली सरकार ने कितना कर्ज लिया उसको अभी की सरकार के पॉलिसीज पे लोग गिनेंगे तो खराब बात है। तो अभी के जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सो फिजिकल डेफिसिट में जब हमने माइनस कर दिया नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज को, तो वो क्या बता रहा है, प्रेजेंट इम्बैलेंस के बारे में बता रहा है। सो व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। और ये क्या बताता है भाई, प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस को बताता है। ठीक है, सो थर्ड इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू इंडियन टैक्स सिस्टम। हमको इंडियन टैक्स सिस्टम की बात करनी है। कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है जो कि डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पे लगता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है क्या, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्टली टैक्स पेयर से लिया आता है। फर्स्ट एग्जांपल सबसे बेस्ट क्या है भाई, इनकम टैक्स, डायरेक्टली इनकम पर्सन से लिया आता है, सो इट इज डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी से इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज जीएसटी गुड्स पे लग रहा है, तो आपने आपसे नहीं लिया, वो गुड्स जो आपने खरीदा उससे एक तरह से ले लिया। ठीक है, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या है भाई, एक तरह से इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। मतलब देखो हमसे कंपनीज के बारे में पूछा गया, तो कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनीज में लगता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स ही है, मतलब डायरेक्ट टैक्स ही है, बट ये कहाँ पे लगता है, इंडिविजुअल्स पे लगता है, नॉट कंपनीज पे। एंड मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की बात करें तो जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है वो भी हमारे पास क्या है, एक तरह से डायरेक्ट टैक्स है, और ये हमारे पास प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पे लगता है। स्टाम्प ड्यूटी जो है ना भाई, स्टाम्प ड्यूटीज जो है ना, इट इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ पे याद रखनी थी, डायरेक्ट टैक्स एंड कंपनीज पे कौन लगता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डायरेक्ट टैक्स तो है बट कंपनीज पे नहीं लगता, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 and 3, दैट इज सी। यहाँ पे सी ही हमारे पास, मतलब 1 and 3 क्या है यहाँ पे हमारे पास, डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि कंपनीज पे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, buying an immovable property which is under construction,
ट्रांसफर और शेयर अ डिबेंचर, द स्टाम्प ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द गिवन ट्रांजेक्शन। अभी देखा हमने स्टाम्प ड्यूटी क्या था भाई, कि इनडायरेक्ट टैक्सेस था, ठीक है। सो क्या स्टाम्प ड्यूटी जब म्यूचुअल फंड को कोई इन्वेस्ट करेगा म्यूचुअल फंड में, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगता है? बिल्कुल लगता है भाई। सारे के सारे है ना, सारे के सारे शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स में स्टाम्प ड्यूटी लगता है यार, है ना। जनरली ये 0.0115% होता है। बाइंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब कोई भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको खरीदेगा तो क्या स्टाम्प टैक्स लगता है? बिल्कुल सही बात है। एंड इसको लगाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। दिस स्टाम्प ड्यूटी इज लेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना, ओके। थर्ड है ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, बिल्कुल सही बात है। जब भी किसी शेयर या फिर डिबेंचर का ट्रांसफर होता है तो भी वहां पे क्या लगता है? स्टाम्प ड्यूटी लगता है, एंड इट इज अराउंड 0.015%, ठीक है। सो हमसे क्या पूछा गया है? स्टाम्प ड्यूटी कहाँ कहाँ लगेगा? तीनों में लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा C 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन लेवी। हमको बात किसकी करनी है यार? हमको बात करनी है कंपोजिशन लेवी की। हमको बात किसकी करनी है? कंपोजिशन लेवी की बात करनी है। कंपोजिशन लेवी इज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिजाइन फॉर स्मॉल बिजनेसेस हुज टर्नओवर इज अप टू ₹1.5 करोड़, है ना। जिनका टर्नओवर एक 1.5 करोड़ के आसपास है, उनमें क्या कंपोजिशन लेवी लगता है? डायरेक्ट टैक्सेस के एक तरह से अल्टरनेटिव मेथड है। कि ये स्टेटमेंट सही है भाई? ना, ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इट इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, है ना। इट इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज ये एक अल्टरनेट है भाई, है ना। अल्टरनेट एंड सिंप्लीफाइड एग्रीमेंट है जिसमें हमारे पास जीएसटी जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है ना वहां से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी, है ना। तो टैक्स का क्वेश्चन है उसमें जीएसटी की बात ना हो, सब मुश्किल है। बिकॉज जो जब से जीएसटी आया है ना भाई, तो टैक्सेशन वाले कॉन्सेप्टर में जीएसटी के बारे में क्वेश्चन आया, सब मुश्किल ही होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। A small business can avail to input tax credit after the payment of the composition levy, बिल्कुल सही बात है ना। आप कंपोजिशन लेवी जब तक नहीं पे करोगे आप एलिजिबल नहीं होगे फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो दिस इज करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा 10 का ए। आफ्टर द पेमेंट ऑफ कंपोजिशन लेवी, सॉरी यहाँ पे देखो भाई इनकट हमसे पूछा गया है, जो सेकंड स्टेटमेंट वो क्या बोल रहा है? स्मॉल बिजनेसेस कैन अवेल एन इनपुट टैक्स क्रेडिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ कंपोजिशन लेवी। नो, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेस किसको बोल रहे हैं भाई? हम लोग स्मॉल बिजनेस उनको बोल रहे हैं जो कि जिनका एग्रीगेट जो टर्नओवर है ना, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वो 1.5 करोड़ से कम है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्मॉल टैक्स पेयर बोल रहे हैं। उनमें हमारे पास क्या लगता है? कंपोजिशन लेवी लगता है। और वो जो है वो उससे 1.5 करोड़ से कम वो जो उनका टर्नओवर है, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर है, उनमें क्या नहीं लगता, है ना। उनको क्या नहीं मिल सकता? उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता, ठीक है, याद रखना। सो स्मॉल बिजनेस है यार, तो कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि यार देखो ये जो टैक्सेशन वाला टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट है तो है। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी कंपेंसेशन टैक्स। हमको बात किसकी करनी है? जीएसटी कंपेंसेशन टैक्स की नहीं, जीएसटी कंपेंसेशन सेस की बात करनी है। दो चीज़ें होती हैं भाई, एक होता है सेस, एक होता है सरचार्ज। बच्चे को इसका मतलब पता होना चाहिए, बिकॉज इसके बिना तो अधूरा है टैक्सेशन वाला टॉपिक, ठीक है। तो सेस एंड सरचार्ज जो है ना दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, एंड इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। इसको कोई भी सरकार जो है स्टेट को नहीं देती, ठीक है। सेस और सरचार्ज में बस एक ही डिफरेंस है, इनमें से एक जो है पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो सेस होता है ना, इट इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस टू compensate state a new tax offsetting the revenue losses and proceeds from which will be transferred to the state has been introduced। क्या ये सही है भाई?
तो जीएसटी कंपेंसेशन सेस है ना, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि कंपेंसेट करता है स्टेट को जो कि उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है। बिकॉज जब जीएसटी वो अपनाएंगे तो जो टैक्सेस वो कलेक्ट कर रहे थे उससे कम कलेक्ट करेंगे ना, बिल्कुल, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए जीएसटी कंपेंसेशन सेस निकाला गया टू कंपेंसेट द स्टेट एंड न्यू टैक्स सबसेटिंग द रेवेन्यू लॉस एंड प्रोसीड्स फ्रॉम विच विल बी ट्रांसफर टू द स्टेट हैज बीन इंट्रोड्यूस। न्यू टैक्स नहीं है भाई ये, है ना, ये न्यू टैक्स नहीं है ये, ठीक है। सो ये लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स पे लगता है, कोई नया टैक्स नहीं है ये, ठीक है, जीएसटी के अंदर ही है ना। कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे इसको लिया गया था। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अभी 2026 के मार्च तक जीएसटी कंपनसेशन सेस को एक्सटेंड कर दिया गया, अभी तक लगेगा। So this is not a new tax. In the present design of GST, there is no provision of revenue compensation for the union government. बिल्कुल सही बात है भाई, अभी तक के जो सिनेरियो है उसमें ओनली द स्टेट कैन बी कंपनसेट फॉर द रिवेन्यू लॉसेस, है ना, कोई भी ऐसा प्रोविजन जो है यूनियन के लिए नहीं है। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द टैक्स सिस्टम इन इंडिया। हमसे इनकरेक्ट पूछा है किसके बारे में, टैक्स सिस्टम के बारे में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 265 नो टैक्स शुड बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ द लॉ। बिल्कुल सही बात है, जब तक कोई भी लॉ के अंडर टैक्स नहीं कलेक्ट किया जा रहा है या फिर लेवी किया जा रहा है तो कोई भी और टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। When the government reduced taxes during the recession period, it is said to be following a pro-cyclical fiscal policy. भाई प्रोसाइक्लिकल का मतलब समझना, प्रोसाइक्लिकल मतलब इन द लाइन ऑफ द करंट मूड। सपोज करो रिसेशन जो है नीचे जा रहा है, हमारा इकोनॉमी नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाने देगा, है ना, अपोजिट नहीं है। सपोज नीचे जा रहा है तो हमने क्या कर रहा है, हम इसको रिवाइव करने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, टैक्सेस को कम कर रहे हैं, जिससे लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा आए, लोग खर्चा करें एंड वो जाके जब रिवाइव करेगा अपने इकोनॉमी को, है ना। तो इट इज नॉट अ प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी बट इन एक्चुअल इट इज अ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलेंगे भाई इसको, काउंटर साइक्लिकल बोलेंगे। जो एक्चुअल मूड है उसके अपोजिट चल रहा है यार ये, है ना, इकोनॉमी नीचे जा रही है, हम उसको ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। सो इट इज अ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी नॉट ऑफ प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो ये इनकरेक्ट हो गया। हमसे क्या पूछा, थर्ड स्टेटमेंट भी है यार, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ कंजम्पशन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल सही बात है, जीएसटी बच्चे को ये पता होना चाहिए कि इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। और दूसरा ये कंजम्पशन है एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इट इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड एंड डेस्टिनेशन बेस्ड। लास्ट में जाके दूध को जो भी है, जितना भी सरकार अमूल पे लगाती है, लास्ट में वो प्राइस को ऐड करके अमूल का दूध को लास्ट में जो टैक्स पेयर है डेस्टिनेशन में जो बाई कर रहा है कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर वही पे करता है। सो इट इज अ डेस्टिनेशन एंड कंजम्पशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल सही बात है यार। तो बच्चे को दो चीज याद रखनी चाहिए कि जो जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ये दिमाग में जब देखो, ये पढ़ने से दिमाग में नहीं अटकता, बिकॉज आप जब क्वेश्चन बनाओगे तब आपके दिमाग में अटक जाएगा और गलती नहीं होगी, है ना। प्रो साइक्लिकल काउंटर साइक्लिकल सब पढ़ेंगे बट वो एग्जाम में जब आएगा ना तो उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने उस प्रकार से नहीं पढ़ा कि एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है। तो एग्जाम में अप्लाई करने के लिए एमसीक्यूज बनाना है और उस पर अप्लाई करना है, तो उस हिसाब से माइंड सेट एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हो जाता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया याद रखना, यहाँ पे करेक्ट देखिए, करेक्ट मत पूछ लेना, ऊपर में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया यार। इनकरेक्ट यहाँ पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज आर पब्लिश्ड व्हाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब यूनियन बजट कभी भी बजट आया है तो ये हो सकता है पूछा जा सकता है, हर साल आता है तो हर साल भी पूछा जा सकता है, बट हाँ, तो जब यूनियन बजट को प्रेजेंट किया जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है इन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, ये हमसे पूछा गया है यार, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट पब्लिश किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है क्या, हाँ ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बजट बोलते हैं वो तो पब्लिश किया ही जाएगा यार, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 113 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि हमारे पास जो कॉन्सर्ट फंड ऑफ इंडिया है ना, उससे पैसा निकालना है भाई, जिसके लिए हमारे पास डिमांड फॉर ग्रांट को लेना पड़ता है ना।
एंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट, ना भाई ना, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट की जरूरत नहीं पड़ती, इट इज़ नॉट पब्लिश अलॉन्ग विद द यूनियन बजट। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें बजट के अंदर पब्लिश की जाती है, तो याद रखना फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी पब्लिश करता है। फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फंड ग्रांट, एंड हमारे पास एक और है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, इनमें से हमारे पास 3 ही है भाई, आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इक्विलाइजेशन लेवी। बहुत इंपॉर्टेंट है यार इक्विलाइजेशन लेवी, हमको उसके बारे में पूछा गया है। इक्विलाइजेशन लेवी क्या होता है यार, इक्विलाइजेशन लेवी क्या है? इक्विलाइजेशन लेवी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 टू टैक्स फॉरेन कंपनीज विच हैव अ सिग्निफिकेंट लोकल बेस, है ना। इक्विलाइजेशन लेवी में हम क्या करते हैं, फॉरेन कंपनीज को यहाँ पे हम टैक्स करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बट इट डज नॉट कम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, है ना। एक इंडिपेंडेंट लेवी था जिसको फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। This is incorrect. It is a direct tax levied on the profit made by companies like Google and Amazon. भाई ये डायरेक्ट टैक्स सही तो है, but it is not levied on the profit, but it is levied on the revenue. ठीक है, of the big companies like Google and Amazon. So this is incorrect. Equalization levy is applicable to foreign companies which have a tangible presence in India. गलत है भाई, इक्वलाइजेशन लेवी उन फॉरेन कंपनीज पे लगता है जिनका कोई भी टेंजिबल प्रेजेंस नहीं है, जिनका कोई भी टेंजिबल प्रेजेंस नहीं है, मतलब इनका परमानेंट एस्टेब्लाइजमेंट नहीं है, नो परमानेंट एस्टेब्लाइजमेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल प्रेजेंस नहीं है। सो उन पे नहीं लगता जिनके पास टेंजिबल प्रेजेंस है। जिनके पास टेंजिबल प्रेजेंस है जो कि यहाँ पे एस्टेब्लाइजेशन रखते हैं, उन पे तो हमारे पास क्या देना पड़ता है, उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है ना। जिनके पास परमानेंट स्टेबलाइजेशन है, जिनके पास टेंजिबल प्रेजेंस है ना, उनको तो क्या देना पड़ेगा भाई, इनकम टैक्स देना पड़ेगा यार, है ना। तो ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये बोल रहा है कि रिलेशन लेवी उन पे एप्लीकेबल है जिनका टेंजिबल प्रेजेंस इंडिया में है ना, उन पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं, जिनका नहीं है उन पे लगता है। तो इनकट हमसे पूछा गया, इनकट तो तीनों है, आंसर हो जाएगा 14 का डी। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म एस्केप क्लॉज इज ऑफन सीन इन द न्यूज़। ठीक है, तो एस्केप क्लॉज हमेशा न्यूज़ में रहता है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर मंथ में रहता है, हमेशा रहता है न्यूज़ में यार। तो एस्केप क्लॉज का मतलब क्या समझते हो, ये हमसे पूछा गया है। सो व्हाट इज एस्केप क्लॉज? इट इज रिलेटेड टू फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो 2003 में आया था, FRBM, है ना, उसके साथ ये रिलेटेड है क्या, एस्केप क्लॉज। एस्केप क्लॉज ये बोलता है, ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि जो फिजिकल डेफिसिट जो टारगेट है ना, फिजिकल डेफिसिट 3% ऑफ GDP से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो फिजिकल डेफिसिट है ना, वो 3% ऑफ GDP से बड़ा नहीं होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है, FRBM बोलता है। बट जो एस्केप क्लॉज है कि वो बोलता है कि नहीं भाई, आप इससे भी ऊपर जा सकते हो ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सो ये हो जाएगा डी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू एडेड टैक्स, वैट इज करेक्ट। हमको बात किसी करनी है, वैल्यू एडेड टैक्स की बात करनी है। वैट के बारे में हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। वैट के बारे में क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। इट इज़ अ टैक्स कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन। जो वैल्यू एडिड टैक्स है वो हर स्टेज पे कलेक्ट किया जाता है। वैल्यू एडिशन की क्या स्टेटमेंट सही है भाई, नाम से समझ आ रहा है, वैल्यू एडिशन टैक्स तो हर स्टेज में कलेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाएगा। तो जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है एंड कंज्यूमर है, इन हर के बीच में क्या होगा, एडिशन होगा। इसमें क्या लगेगा, वैल्यू एडिशन टैक्स, वैल्यू एडिशन टैक्स, वैल्यू एडिशन टैक्स, वैल्यू एडिशन टैक्स। सो फर्स्ट स्टेट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज़ अ मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे पॉइंट पे कलेक्ट किया जा रहा है। सो इट इज़ अ मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम।
इट हैज़ अ कास्केडिंग इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड दस इट डज नॉट इंक्रीज इन्फ्लेशन। गलत बात है भाई, इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, बिकॉज आप समझना ये कास्केडिंग इफेक्ट है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है एक प्रकार से, सो इट हैज़ अ कास्केडिंग इफेक्ट। तो इसको कास्केडिंग इफेक्ट ना होने के लिए हमने क्या किया, हमने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आता है भाई, जो इस पे टैक्स लग चुका है आपने, जो इस पर जो फाइनल प्राइस हुआ उस पर भी फिर से आपने टैक्स लगाया। सो ये क्या होता है, कास्केडिंग सिस्टम, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डबल टैक्सेशन। ठीक है, डबल टैक्सेशन का एक हमारे पास दिक्कत आ जाता है वैट के अंदर। सो इसीलिए तो हमने क्या किया, एंड कास्केडिंग इफेक्ट तो इन्फ्लेशन पे कंट्रीब्यूट करेगा यार, ठीक है ना, ठीक है। और जो कास्केडिंग इफेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कहाँ पे देखने को मिलता है, सेल टैक्स के अंदर, है ना। जो हमारे पास मेन दिक्कत वैट था वो कहाँ था भाई, वैट के अंदर हमारे पास डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट था। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी की बात करनी है, जीएसटी के बारे में हमसे पूछा गया है, करेक्ट बताना है भाई। इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम एंड इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स फॉर द होल कंट्री। बच्चे को पता होना चाहिए, इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द होल कंट्री ऑन द लाइन ऑफ वन नेशन वन इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, नॉट वन नेशन वन डायरेक्ट टैक्स। तो ये गलत है भाई। इट इज़ कैलकुलेटेड इन लाइन विद द वैल्यू एडेड टैक्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, वैल्यू एडेड टैक्स के लाइन में इसको कैलकुलेट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज वैल्यू एडेड टैक्स को ही तो रिप्लेस किया था जीएसटी ने। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स इज करेक्ट। CTT की बात करनी है, कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स की बात करनी है, कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में हमसे पूछा गया है, करेक्ट। जो कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है इज अ टैक्स लेविड इन इंडिया ऑन ट्रांजेक्शन डन ऑन द डोमेस्टिक कमोडिटी डिराइवेटिव एक्सचेंज। जो CTT है, दैट इज कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, वो किस पे लगता है भाई, डोमेस्टिक कमोडिटी डेरिवेटिव है ना, उनके जब एक्सचेंज होती है उस पर हमारे पास क्या लगता है, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है भाई। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स हैं ये सब। इट एम टू एनकरेज एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन, नो, ये क्या करता है, डिस्करेज करता है। जो एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन है, स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है, जो जो संदेह है ना, कि हमारे पास जो प्राइस जो कि मार्केट को ख़त्म कर सकता है भाई, है ना, जो कि मार्केट को ख़त्म कर सकता है, कि ऐसा सोचते हैं लोग कि भाई कुछ कमोडिटीज़ पे टैक्स नहीं लग रहा है ना, उसके जो उसका जो स्पेक्यूलेशंस है उसको क्या करता है, एक तरह से डिस्करेज करता है, नॉट एनकरेज, इट डिस्करेज स्पेक्यूलेटिव और एक्सेसिव स्पेक्यूलेशंस। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स इज आर इनकरेक्ट। फिर से इंपॉर्टेंट है भाई, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स तो पता होना चाहिए, हमने शुरुआत में देखा था सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में। जो सिक्योरिटीज जब ट्रांजेक्शन होता है तो जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बोलते हैं भाई, है ना। यहाँ पे हमने देखा था कहाँ पे, ये रहा सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो है कैपिटल गेन, है ना। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जब सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है या फिर सोल्ड किया जाता है तो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगते हैं भाई, है ना। इन कट हमसे पूछा गया सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में। द रेट ऑफ STT आर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो सेबी है, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो बताता है कि हमारे पास STT कितना लगेगा, नो, इट इज़ बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि हाँ भाई जो STT है वो कितना लगेगा। सिक्योरिटीज़ को आप जब बेचोगे खरीदोगे तो जो बीच में टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो कम आता है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड STT इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, गलत बात है भाई, डायरेक्टली जो इंडिविजुअल जो खरीद रहा है बेच रहा है उस पर लगता है, सो इट इज नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। STT is collected by the government, sorry, STT is collected from the government of India by the stock exchanges। बिल्कुल सही बात है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहां से कलेक्ट करता है STT को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा, सॉरी हमसे इन कैट पूछा गया है, याद रखना इन कैट वहाँ पे 1 and 2 है, तो हमेशा याद रखना कि पूछा क्या गया है, बिकॉज जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मैट की बात करनी है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की बात करनी है, तो हर प्रकार का टैक्स कवर होगा भाई यहाँ पे। मैट इज अ डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन द जीरो टैक्स कंपनीज। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो मैट है वो जीरो डायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो मिनिमम डायरेक्ट टैक्स है, एम से मैट है ना, मैट इज मिनिमम अल्टरनेट डायरेक्ट टैक्स, है ना। ये जीरो टैक्स कंपनीज, जिस कंपनीज पे कोई भी टैक्स नहीं लगता उन पे एक टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है।
इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट दोज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर सेक्टर, फ्री ट्रेड जोन, चैरिटेबल एक्टिविटीज, वेंचर एंड एंजल फंड्स। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे कंपनीज पे लगेगा ये जो जीरो टैक्स है, मतलब जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है, बट उन कंपनीज में लगेगा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वॉल्व हैं, वो कंपनीज जो कि पावर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, वो कंपनीज जो कि हमारे पास फ्री ट्रेड जोन बना रहे हैं, वो कंपनीज जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें ये नहीं लगेगा यार। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, क्या हो जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टैक्स एक्सपेंडिचर। हमको बात किसकी करनी है भाई, हमको बात करनी है टैक्स एक्सपेंडिचर की। टैक्स एक्सपेंडिचर के बारे में करेक्ट बताना है। टैक्स एक्सपेंडिचर इज द डायरेक्ट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट टू अचीव सर्टेन सोशल गोल ना। टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो टैक्स एक्सपेंडिचर का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, इट इज नॉट द डायरेक्ट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, बट जो रिवेन्यू फॉरगोन है ना, मतलब आपने जो स्ट्रेंथन करने के लिए है ना, कुछ सोशल गोल्स को आपने स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे कि हाउसिंग सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आपने कलेक्ट नहीं किया टैक्स, ठीक है ना, उसको क्या बोल रहे हैं, है ना, कुछ टैक्स एग्जम्पशंस जो आपने लाए, उससे आपका जो टैक्स में एक्सपेंडिचर नहीं आ पाया, आपने जो उससे जो पैसा नहीं आया, तो एक प्रकार से आपको देना ही पड़ा ना। सो इट इज़ व्हाट वी कॉल टैक्स एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। इट इज़ एन एक्सपेंडिचर, again the expenditure are direct spending by the government to achieve social goals. No, it is the tax exemptions. Okay, so first is incorrect. The tax expenditure budget comprises the estimate revenue loss attributed to various exclusion, exemptions, deduction, non-refundable credits, deferrals, प्रीफरेंशियल रेट्स इन द टैक्स कोड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। टैक्स एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है भाई, टैक्स एक्सपेंडिचर कोई भी बजट में ना वो बताता है कि जो लॉस आपने पाया है, क्योंकि आपने क्या दिया, अभी तो देखा हमने कुछ टैक्स एग्जम्पशंस किए, आपने डिडक्शंस किया, सो बिल्कुल सही बात बात रहा है। प्रोविजंस ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर बजट रिड्यूस द इनकम टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल और बिजनेसेस दैट अंडरगो सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। बिल्कुल सही बात है, उनकी जो लाइबिलिटीज़ है, मतलब उनकी जो जवाबदेही थी कि आपको इतना टैक्स देना पड़ता, बिकॉज आपके ऊपर टैक्स एग्जम्पशंस हुए हैं, आपको उतना टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो यही है हमारे पास टैक्स एक्सपेंडिचर का प्रोविज़न। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ओके, सॉरी फर्स्ट क्या है भाई, फर्स्ट गलत है ना, हाँ, तो सो इट इज़ नॉट डायरेक्ट एक्सपेंडिंग, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 22 है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट ग्रैंडफादरिंग क्लॉजेस इन द टैक्स रिलेटेड एक्ट। जो हमारे पास ग्रैंडफादरिंग क्लॉज क्या होता है भाई, जो टैक्स रिलेटेड एक्ट्स होते हैं उसमें ये हमसे पूछा गया है, टैक्स ग्रैंडफादरिंग क्लॉज। तो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज कुछ नहीं है, ग्रैंडफादरिंग क्लॉज इज अ प्रोविज़न जिसमें क्या होता है, जो ओल्ड रूल्स होते हैं ना वो आज भी लगने चालू करते हैं। ओल्ड रूल्स कंटिन्यू टू अप्लाई टू सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन व्हाइल न्यू रूल्स विल अप्लाई टू ऑल फ्यूचर केसेस, ठीक है। तो ग्रैंडफादर मतलब पुराने ज़माने से कुछ बात की जा रही है, हाँ। तो ग्रैंडफादर क्लॉज मतलब जो पुराने नियम है कुछ चीज़ों पे अभी भी लगेंगे, एंड जो आने वाली चीज़ें हैं उसमें नए चीज़ें लगेंगे, नए रूल्स लगेंगे। सो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादरिंग क्लॉज बोलते हैं। टैक्स रिलेटेड एक्ट्स में ये बहुत लगता है यार, इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में था और हमसे यहाँ पे पूछा गया, हमेशा क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है। नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट्स मतलब रिवेन्यू रिसीप्ट्स मतलब नाइदर क्रिएशन ऑफ एसेट होता है, नाइदर रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज होता है, जस्ट एक वन वे पैसा आ रहा है, फिर वन वे पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे रिसिप्ट्स है मतलब पैसा आ रहा है, ठीक है। नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट्स कहाँ से आते हैं ये हमसे पूछा गया है। करेंसी प्रिंट कर रहे हो आप करेंसी प्रिंट कर रहे हो, तो करेंसी प्रिंट करने से आपको पैसा मिलेगा क्या? बिल्कुल पैसा मिलेगा एक प्रकार से, बिकॉज इट जनरेट इनकम फॉर द गवर्नमेंट, है ना। आपने जो प्रिंटिंग किए करेंसी की, आपने स्टाम्प प्रिंट किए, आपने कॉइन बनाया, उससे आपके पास जो पैसा आता है वो नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट है, वन वे है। एंड प्रॉफिट एंड डिविडेंड फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बिल्कुल सही बात है, उनसे जो प्रॉफिट है और जो डिविडेंड है वो डायरेक्टली वन वे आपके पास आता है, आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं बनती। एंड फाइन्स रिसीव बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये भी एक तरह से वन वे पैसा है आपके पास जो आ रहा है। ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट, देखो भाई जो ग्रांट्स आप स्टेट को दे रहे हो ना, वो हमारे पास किसका पार्ट नहीं है? रिवेन्यू रिसिप्ट्स का पार्ट नहीं है, बिकॉज ये आपसे जा रहा है। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रिसिप्ट्स, इट इज द पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर।
लोन्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, भाई लोन्स में एक तरह से लाइबिलिटी आ रही है यार, है ना, सो ये हमारे पास रिवेन्यू रिसीट्स का पार्ट नहीं होगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो भाई फिर से, रिवेन्यू मतलब नाइदर क्रिएशन ऑफ एसेट नाइदर रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज होगा यहाँ पे, है ना, रिवेन्यू है मतलब वन वे होगा। अब एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमने देखा था भाई यहाँ पे जो ग्रांट्स गिवन टू द लोन है, इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन 24 है, दे आर दी कंजम्पटिव काइंड एंड डू नॉट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट। मैंने बोला ना भाई, एसेट की बात कहाँ पे होती है, कैपिटल वाली चीज़ों में होती है, नॉट रिवेन्यू, ठीक है, तो ये सही बोल रहा है। इट इंक्लूड ऑल द रीपेमेंट लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, भाई रीपेमेंट लाइबिलिटीज है, जहाँ पे लाइबिलिटीज का जो कॉन्सेप्ट आ गया वो कैपिटल है ना, सो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है भाई। अगर आप लाइबिलिटीज का रीपे कर रहे हो, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यूज्ड इन रनिंग अ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी गवर्नमेंट को रन करें तो आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पेंशन पैसे देना पड़ेगा, जिस पेंशन है उनको पैसे देना पड़ेगा, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, सैलरीज देना पड़ेगा। सो दिस आर द पार्ट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3। आंसर हो जाएगा बी। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइमरी डेफिसिट इज इनकरेक्ट। हमने अभी देखा भाई व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, सबसे शुरुआत में देखा था प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज, है ना। वो आज के सिचुएशन को देखता है कि हाँ आज के सिचुएशन में कैसा है, आपने अपना इकोनॉमी को अच्छे से संभाला है कि नहीं संभाला है, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट के बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। इंटरेस्ट लायबिलिटीज व्हेन एडेड टू फिस्कल डेफिसिट मेक्स इट्स प्राइमरी डेफिसिट नॉट एडेड, हमने सब्सट्रैक्ट करने से बना है भाई, ये देखो ना, सब्सट्रैक्ट किया है हमने, सब्सट्रैक्ट किया है। द डिक्रीजिंग ट्रेंड इन प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट गवर्नमेंट डिक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग। अगर प्राइमरी डेफिसिट कम होते जा रहा है, प्राइमरी डेफिसिट कम होते जा रहा है, मतलब ये बता रहा है कि भाई हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बोरोइंग पे डिपेंड नहीं है। बिल्कुल सही बात है, एक तरह से ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बता रहा है यार, ऐसा लोगों को लगेगा, बट इट इज़ इनकरेक्ट। बिकॉज अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है, प्राइमरी डेफिसिट कम हो रहा है, मतलब समझना, प्राइमरी डेफिसिट कम हो रहा है मतलब हमारे पास जो गवर्नमेंट है इट हैज़ इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग, बिकॉज वो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज़ जो कि पैसा जो उधारी लिया है उस पर वो दे रहा है ना यार, तो वो बढ़ा रहा है नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज़ को, तभी जाके फिस्कल डेफिसिट में जब ये माइनस हो गया तो ये कम हो रहा है ना। सो मतलब अगर प्राइमरी डेफिसिट क्या हो रहा है, प्राइमरी डेफिसिट कम हो रहा है, मतलब ये समझ जाना कि जो सरकार है वो बोरोइंग पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। सो प्राइमरी डेफिसिट कम होना हमारे देश के लिए अच्छा है क्या? नहीं है भाई। सो प्राइमरी डेफिसिट मस्ट बी कांस्टेंट, है ना, बराबर होना चाहिए। और अच्छा प्राइमरी डेफिसिट क्या बोलेंगे, जो प्राइमरी डेफिसिट बढ़ रहा है ना। सो प्राइमरी डेफिसिट अगर कम हो रहा है ना तो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारी सरकार ठीक से चला नहीं पा रही देश को, बिकॉज वो ज़्यादा उधारी ले रही है यार। सो इट इज़ नॉट गुड। अगर प्राइमरी डेफिसिट बढ़ रहा है मतलब हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा है भाई। सो ये इनकरेक्ट है, बिकॉज ये बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड इन प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स गवर्नमेंट डिक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग। नो, डिक्रीजिंग ट्रेंड इज शोइंग दैट गवर्नमेंट इज, है ना, गवर्नमेंट हैज इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, इनकरेक्ट हमसे पूछा गया, इनकरेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बात करनी है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। करेक्ट। द फाइनेंस सेक्रेटरी इज द चेयरमैन ऑफ द FSDC। गलत बात है भाई, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना वो यहाँ पे इसके चेयरमैन होते हैं। सेकेंड है, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी डीलिंग विथ मैक्रोप्रूडेंशियल एंड फाइनेंशियल रेगुलरिटीज इन द एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है भाई, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि फाइनेंशियल रेगुलरिटीज़ को देखती है और जो मैक्रोप्रूडेंशियल थिंग्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर उसको ये देखता है। ठीक है। प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन आर द फंक्शन ऑफ FSDC। बिल्कुल सही बात है यार, लोगों के बीच में जागरूकता लाएगा ये,
फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताएगा लोगों को, है ना। ये भी एक काम है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जगह 2 और 3, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। द concept of Reserve Bank of India was based on the strategies formulated by Dr. Ambedkar in his book named The Problem of the Rupee, Its Origin and Its Solution। कि यहाँ से हमारे पास रिजर्व बैंक का इंडिया का कॉन्सेप्ट लिए थे भाई, बिल्कुल सही बात है। जो आरबीआई का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो 1926 में जो किताब लिखी थी, है ना, ये जो किताब थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये 1923 में लिखा गया था अंबेडकर के द्वारा, है ना। और वो जो बुक था ना, उसी के ऊपर हमारे पास एक कमीशन बनाया था, जिसको हम बोलते हैं रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, 1926 में बना था, है ना। और उसने, जिसको हम हिल्टन यंग कमीशन बोलते हैं, उसने यहाँ पे सेंट्रल बैंक बनाने का यहाँ पे सजेशन दिया था। ओके, सो दिस इज करेक्ट। आरबीआई रेगुलेट द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है यार, क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम को रेगुलेट करता है। आरबीआई मैनेज द फॉरेक्स रिजर्व, बिल्कुल सही बात है। आरबीआई ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द पब्लिक विद सफिशिएंट सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। एक तरह से कॉइन्स का सप्लाई तो, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, बट हाँ यहाँ पे इसका अगर आप करेक्ट समझो, इसका मतलब समझो, तो ये बोलना चाह रहा है कि करेंसी एंड कॉइन्स का सप्लाई कौन करती है, आरबीआई करती है। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट तो सब हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा 27 का डी। 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। हमको बात करनी है डीपीआईआईटी की, ठीक है ना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इंटरनल, है ना, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इट इज़ अ नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बिल्कुल सही बात है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रेगुलेट करता है। DPIIT looks into formulating, promoting and facilitating policies of foreign direct investment, बिल्कुल सही बात है यार, ये फॉर्मुलेट करता है, प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है पॉलिसीज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रमोटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DPIIT। नो, ये सी पर सिर्फ ध्यान देता है किसको, इंटरनल ट्रेड को, सी पर सिर्फ ध्यान देता है किसको, इंटरनल ट्रेड को, नॉट एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, इंटरनल ट्रेड ओनली। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ए 1 और 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल हाउसिंग बैंक इज आर करेक्ट। हमको NHB की बात करनी है, नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करनी है। नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। तो ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, बिल्कुल सही बात है भाई। जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो क्या करता है, रजिस्टर करता है फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। NHB, that is National Housing Bank, ensured that all the housing finance companies under the act follow the regulatory capital required as outlined in the Basel guideline, बिल्कुल सही बात है। ये ध्यान रखता है कि जो बेसल गाइडलाइन के अंदर जो रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कौन, फाइनेंसिंग कंपनीज, कौन सी फाइनेंसिंग कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी, उसको कौन देखता है, NHB। NHB का मतलब है नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। कब बना था बे, 1987 में बना था भाई। किसके थ्रू बना था, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के थ्रू बना था ये। करेक्ट हमारे पास दोनों हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, विथ रेफरेंस टू रूरल फाइनेंसिंग इन इंडिया। हमको बात करनी है रूरल फाइनेंसिंग की, है ना। विथ रेफरेंस टू रूरल फाइनेंसिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। रूरल फाइनेंसिंग इन इंडिया, ओके, हमको बात करनी है रूरल फाइनेंसिंग इन इंडिया की। हमसे करेक्ट पूछा गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक इज मेंटेन बाय नाबार्ड। क्या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक को नाबार्ड मेंटेन करता है, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज डिजाइंड बाय नाबार्ड इन एसोसिएशन विद RBI, बिल्कुल सही बात है। जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम था उसको नाबार्ड ने बनाया था, किसके साथ मिलकर, RBI के साथ मिलकर। कब बनाया था, 1998 में बनाया था यार, ये भी करेक्ट है। नाबार्ड प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द इशू ऑफ लाइसेंस टू कोऑपरेटिव बैंक्स, बिल्कुल सही बात है यार। एंड RBI ऑल्सो प्रोवाइड 3 डायरेक्टर्स टू नाबार्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना।
मतलब जो आरबीआई है ना, उसमें से जो 3 लोग होते हैं, मतलब जो नाबार्ड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 लोग कहाँ से होते हैं, आरबीआई से होते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की बात करनी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करनी है। सिडबी के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। सिडबी एम टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन क्रेडिट फ्लो टू एमएसएमईज एंड एड्रेस बोथ फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल गैप्स इन एमएसएमई। कि ये फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट गैप दोनों को क्या करता है, ये एड्रेस करता है भाई, बिल्कुल सही बात है। किसके अंदर, जो क्रेडिट फ्लो होता है एमएसएमईज के अंदर, उसको। In order to increase and support money supply to MSME sector, it operate a refinance program known as institutional finance program। बिल्कुल सही बात है ना, कि उनको सपोर्ट करे, उनको और भी पैसा मिले एमएसएमई सेक्टर को, ये क्या करता है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस प्रोग्राम चलाता है सिडबी। क्राइसिड एक्स इंडियाज फर्स्ट सेंटिमेंट इंडेक्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैज बीन डेवलप्ड बाय आरबीआई एंड सिडबी ना। जो क्राइसिड एक्स है उसको डेवलप किसने किया था, इज डेवलप बाय सिरिल और श्रीसिल एंड सिडबी ने मिलकर इसको डेवलप किया था, नॉट आरबीआई एंड सिडबी। ठीक, सो हमसे क्या पूछा गया है यार, करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा यहाँ पे 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। टाइप्स ऑफ डेफिसिट एंड मीनिंग की बात करनी है। मोनेटाइज डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट मतलब जब आदमी खुद पैसा छाप के अपने पैसा को, मतलब जो अपने लोन्स है उसको चुकाने की कोशिश कर रहा है। सो मॉनेटरी सपोर्ट द आरबीआई एक्सटेंड टू द सेंटर एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट जब पैसा खरीद उधार चाह रहा है, लेकिन वो आरबीआई जो है ना, वो किस प्रकार से उसको पैसा दे रही है, आरबीआई पैसा दे रही है, पैसा छाप के, इट इज कॉल्ड एज मोनेटाइज डेफिसिट, है ना। जब आरबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई से जब पैसा लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं भाई, मोनेटाइज डेफिसिट बोलते हैं। रिवेन्यू डेफिसिट, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है यार, रिवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर टोटल रिसीट्स, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर माइनस जो रिवेन्यू है वो देखने को मिलता है यहाँ पे, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिवेन्यू और टोटल रिसीप्ट्स। नो, टोटल रिवेन्यू ज़्यादा है यहाँ पे, ये रिवेन्यू ज़्यादा है भाई एज कम्पेयर टू द एक्सपेंडिचर, इसीलिए क्या है, रिवेन्यू डेफिसिट है। ठीक है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट जो कि हमने देखा कि देखो भाई, ये हमारे पास बोरोइंग्स को एनकाउंटर करता है। क्वेश्चन में हमने देखा कि ये बोरोइंग्स को देखता है, फिजिकल डेफिसिट भी बोरोइंग्स को देखता है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट भी बोरोइंग्स को देखता है। द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यस इट इज़ करेक्ट यार, ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज व्हाट इज इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस, है ना, इट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये रिवेन्यू डेफिसिट माइनस जो कैपिटल एसेट हैं, उनके बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज क्या बोल रहे हैं, बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ना ये सही डेफिनेशन नहीं है भाई, है ना। और जो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था भाई, रंगराजन कमेटी ने दिया था। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है, करेक्टली मैच हो जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम की बात करनी है हमको। स्पेसिफिक टैक्स इज द टैक्स विच इज फिक्स्ड एज पर ईच यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विस रादर देन बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू। जो स्पेसिफिक टैक्स है वो यूनिट ऑफ गुड्स पे फिक्स्ड होता है, क्या कितना तो खरीद रहे उस पर ध्यान दिया जाता है एज कंट्रोल टू उसकी वैल्यू पे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो एक्साइज ड्यूटी लगता है पेट्रोल पे, है ना, वो कितना लीटर पेट्रोल ले रहे हो उस पर लगता है, उसकी वैल्यू को देखता नहीं कि मिलावट वाला पेट्रोल है कि साफ सुथरा पेट्रोल है, उसको नहीं देखता, है ना, यूनिट पे लगता है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स।
एग्जाम्पल पे तौर पे जो एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, एंड ये जो टैक्स है स्पेसिफिक टैक्स वो रिग्रेसिव नेचर का होता है भाई। रिग्रेसिव का मतलब है इसमें टैक्स रेट कम होता है एज द अमाउंट ऑफ टैक्सेशन इंक्रीज। ओके, अ प्रोपोर्शनल टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड इन सच अ मैनर दैट द टैक्स रेट डिक्रीज एज द अमाउंट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इंक्रीज। नो, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टैक्स, इट इज रिग्रेसिव टैक्स। इसको हमने ऊपर बात की थी, है ना। जो स्पेसिफिक टैक्स इट इज टाइप ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, जिसमें हमारे पास जो टैक्स रेट है ना, वो क्या होता है, कम होता है एज द अमाउंट ऑफ टैक्सेशन इंक्रीज। कंजम्पशन टैक्स और डेस्टिनेशन टैक्स आर लेवीड वेयर गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस। जो कंजम्पशन टैक्स होता है या फिर डेस्टिनेशन टैक्स, ध्यान से सुनो तो जीएसटी की बात की जा रही है ना। और ये जो टैक्स है ना वो वहाँ पे नहीं लगता जहाँ पे ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, बट ये वहाँ पे लगते हैं। नाम से समझ आ रहा है, कंजम्पशन टैक्स वहाँ पे लगेगा, डेस्टिनेशन टैक्स वहाँ पे लगेगा जहाँ पे कंज्यूम होते हैं। सो इट इज एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर, सो इट इज़ इनकरेक्ट यार। हमसे करेक्ट पूछा गया, यहाँ पे कोई सा भी करेक्ट है क्या? हाँ, पहला वाला स्टेटमेंट सही तो है, आंसर हो जाएगा बी, वन ऑनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट डज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मीन्स। सीएसी की बात करनी है। सीएसी मतलब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा टू मेक पेमेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा, जो है ना, जो करंट अकाउंट और जो कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस है उसको पे करने के लिए जो हम डोमेस्टिक करेंसी और जो फॉरेन करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 35 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नीर की बात करनी है, रीर की बात करनी है। A decrease in the nominal effective exchange rate denotes depreciation in rupee value and an increase reflects appreciation। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? हाँ, बिल्कुल सही बात है यार। जो नीर है ना, एक तरह से समझना, नीर कुछ नहीं है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को बता रहा है। नीर अच्छा है ना, नीर अच्छा मतलब नीर खराब तो रूपी खराब, नीर अच्छा तो रूपी अच्छा। तो नीर इज प्रोपोर्शनल टू रूपी, है ना। नीर की वैल्यू कम हो रही है मतलब रूपी डिप्रिशिएट कर रहा है, और नीर की वैल्यू अच्छी हो रही है तो रूपी एप्रिशिएट कर रहा है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज एन एक्यूरेट मेजर ऑफ अ करेंसी स्ट्रेंथ एज इट इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। समझना भाई, नीर में ना इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं होता। जो रील है, रील मतलब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है ना, वो किसके साथ एडजस्टेड होता है? इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड होता है। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जगह वन ओनली। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, नीर के कम होने से डिप्रिशिएट होता है रूपी, नीर के बढ़ने से अप्रिशिएट होता है रूपी। सो क्वेश्चन 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट दी श्योरिटी बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, बट हाँ पूछा जा सकता है श्योरिटी बॉन्ड के बारे में। व्हाट आर श्योरिटी बॉन्ड? श्योरिटी बॉन्ड इज अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय टू बॉडीज। क्या ये लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल सही बात है। कि यहाँ पे दो बॉडीज और दो पार्टीज इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं भाई। कौन कौन सा? एक प्रिंसिपल पार्टी, एक ऑब्लिगी पार्टी एंड एक श्योरिटी पार्टी, है ना। एक पैसा ले रहा है, एक पैसा दे रहा है, और सामने वाला देख रहा है कि हाँ ये पैसा इसको दे देगा। सो तीन पार्टी इन्वॉल्व होते हैं श्योरिटी बॉन्ड में। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। श्योरिटी बॉन्ड इज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू द एंटिटी विच इज अवॉर्डिंग द प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही बात है। श्योरिटी बॉन्ड को एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी देती है, किसको? कॉन्ट्रैक्टर को, जिसको जो बड़ा प्रिंसिपल वाला अमाउंट है वो उसको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे तीन आदमी कौन होगा? एक तो इंश्योरेंस कंपनी, एक तो जो प्रिंसिपल जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रहा है, लास्ट में कॉन्ट्रैक्टर। तो करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा टू ओनली, आंसर हो जाएगा बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इज आर करेक्ट। हमको बात करनी है यूएनपीएफ की। यूएनपीएफ मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। जो यूएनपीएफए है वर्क डायरेक्टली टू टैकल सब्सटेंशियल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देखते हुए काम करता है? बिल्कुल सही बात है यार। UNFPA is supported by United Nation budget for its financial expenditure
नो, जो UNFPA इज नॉट सपोर्टेड बाय UN बजट, है ना, एक ना ये डोनर गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स पे डिपेंड करती है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इज UNPFA पब्लिकेशन, बिल्कुल सही बात है, जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है उसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड पब्लिश करता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा बी। तो ये हमने कवर किए भाई 37 क्वेश्चंस किससे, टैक्सेशन वाले टॉपिक से। अब टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, है ना, क्वेश्चन इससे कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, कॉन्सेप्ट इस प्रकार से, बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुके होंगे, है ना, कि रिवेन्यू रिसीप्ट किसको बोलते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट किसको बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ना, हमारे पास जीएसटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए, कॉर्पोरेट टैक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट नीड की बात कर ली। तो इस प्रकार से क्या होता है यार, हर टॉपिक एक बार इसको पढ़े 3 दिन का टॉपिक लगेगा, लेकिन उसमें हमने 27 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन मैथ 37 क्वेश्चन में पूरे पूरे कवर किए टॉपिक, है ना।